कल हम लोगों ने सारणिक को पढ़ना शुरू किया था। सारणिक के हमने प्रॉपर्टीज देखा, हमने प्रॉपर्टी से क्वेश्चनों को हल करना हमने सीखा था। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हम यदि मान लें कि कोई त्रिभुज दिया हुआ है जिसके वर्टेक्स शीर्ष दिए हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष दिए होते हैं वह होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको हम समझ सकते हैं कि यह हमारा पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा, माने पहले रो के ये तीन बिंदु हैं, एक x1 है, एक y1 है और एक x1, x2 और x3। ये तीन पहले रो के अवयव हो गए। यहाँ हमने लिख दिया x1 या ठीक, x1, x2, x3। यहाँ हो जाएगा हमारा y1, y2, y3 और फिर यहाँ हो जाएगा 1 1 1। यदि हम इसका विस्तार करें, x1 का विस्तार करें तो y2 माइनस y3 मिलेगा, x2 माइनस में होगा y1 माइनस y3 या y3 माइनस y1 और तीसरा हो जाएगा y1 माइनस y2। इसी को यदि हम और बेहतर ढंग से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको घुमा दें, माने पंक्तियों को स्तंभों में लिख दें, स्तंभों को पंक्तियों में लिख दें तो हमें ऐसे मिल जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। अर्थात एक बिंदु है x1 y1 तो x1 y1 लिख दें, उसके साथ 1 लिख दें। दूसरा बिंदु x2 y2 लिख दें, उसके साथ 1 लिख दें। तीसरा बिंदु x3 y3 लिख के 1 लिख दें। यह इस तरह से त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल निकल जाता है। त्रिभुज, इसमें कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना रहता है कि पहली चीज़ ये है कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है चूँकि वह पॉजिटिव आता है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी केवल हम धनात्मक मान ही लेंगे, ऋणात्मक मान को छोड़ देंगे। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम ले लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ही हम केवल ले लेंगे। दूसरी चीज़ है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और उसको हमें क्वेश्चन को हल करना है तो क्षेत्रफल को हम प्लस माइनस दोनों मान करके और तब उस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तीसरी चीज़ है, क्योंकि यह त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कब 0 होता है? जब त्रिभुज की ये तीनों बिंदु संरेख होते हैं। अर्थात यदि यह तीनों बिंदु संरेख हो गए, तीन बिंदु संरेख होंगे तब उनका क्षेत्रफल 0 के बराबर मिल जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से देख लें और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सारणी का प्रयोग करके दो बिंदु दिए हैं, 1,3 और 0,0 को मिलाने वाली रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। यदि दो बिंदु दिए हुए हैं और दो बिंदु में एक बिंदु है 1,3, दूसरा बिंदु है 0,0 और इस रेखा का समीकरण लेना है तो इस पर हम कोई एक बिंदु ले लेते हैं जिसका निर्देशांक हमने मान लिया कि x, y है। यह एक समीकरण निकालने का ये मूल तरीका है कि जिसका समीकरण निकालना है उस पर हम एक आर्बिट्रेरी बिंदु x, y ले करके फिर इस पर कॉन्सेप्ट यूज कर देते हैं। क्योंकि तीन बिंदु हो गए और तीनों बिंदु A, B, C तीनों क्या हैं? संरेख हैं। जब संरेख हैं तो क्या होगा कि त्रिभुज, इनके द्वारा जो बना हुआ क्षेत्रफल है त्रिभुज का वह 0 हो जाएगा। अर्थात मॉड में यह बराबर 0 होगा। कहा था हमने कि केवल इन बिंदु के निर्देशांकों को लिख दें, x1 y1 और अंत में 1 लिख दें, एक 1। दूसरा, इस बिंदु का निर्देशांक लिख दें x y 1। तीसरा, इस बिंदु का निर्देशांक 0 0 1, यह बराबर 0 है। हम यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ 2 शून्य आगे, इसका विस्तार जब करेंगे यह 2 क्रम की सारणिक में इसका विस्तार हो जाएगा।
1 3 x और y, इस 1 से हम ये जाने वाली स्तंभ और पंक्ति दोनों छोड़ देंगे तो बचेगा 1 3 x और y। इसको यदि हम सॉल्व करें यह हो जाएगा y माइनस 3x यह बराबर 0, y माइनस 3x बराबर 0 ये मिल जा रहा है। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं y बराबर 3x दिए गए रेखा का समीकरण हमने पा लिया, प्राप्त कर लिया। दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि यदि डी कोई तीसरा बिंदु है, इस प्रकार है डी कहीं और है, डी मान लीजिए यहाँ है k, 0 करके, अब ए बी डी यह 3 बिंदु हो गए तो त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए यह सूत्र हमने लिखा ही था, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, यह बराबर हो गया 3 के। ठीक है, अभी हमने कहा था नोट में यहाँ दूसरे में कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो उसको हल करने के लिए हम इस क्षेत्रफल को प्लस और माइनस दोनों में लेकर के हल करते हैं। अब इसको हम सॉल्व करें, 1/2, एक बिंदु का निर्देशांक और 1 लिखे। एक बिंदु का निर्देशांक 1 और 3 है, इसके साथ 1 लिख दिए। दूसरे बिंदु का निर्देशांक 0 है, इसके साथ 1 लिख दिए। तीसरे बिंदु का निर्देशांक k 0 है, इसके साथ भी 1 लिख दिया। इसको हमने प्लस माइनस 3 माना। यहाँ से हमने विस्तार किया तो यहाँ से हम विस्तार जब करेंगे यहाँ से ये 2 तो जा करके प्लस माइनस 6 बदल देगा। ठीक है, यह हो गया प्लस माइनस 6। इससे हम विस्तार करेंगे तो 3 घात की करणी हमारी 2 घात की करणी में बदल जाएगी और बचेगा क्या, माइनस के साथ इसको और इसको जब छोड़ेंगे तो बचेगा 1 3 k और 0, यह बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका गुणा कर देंगे तो 0 माइनस 3k, अब माइनस गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3k बराबर प्लस माइनस 6, तो k बराबर प्लस माइनस 2, सॉरी एक माइनस यहाँ था तो वह इसके साथ जोड़ करके 0 मान, हाँ ठीक है, k का मान प्लस माइनस 2 आ गया। उत्तर हमारा हो गया। हमने साधारण के प्रयोग से इस रेखा का समीकरण निकाल दिया जो 2 बिंदुओं से जा रही थी, तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 3 दिया था तो इससे हम इस बिंदु डी का निर्देशांक निकाल दिए हैं। यह तरीका होता है सारणिक के प्रयोग से हम त्रिभुज वाले क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। 2 कॉन्सेप्ट हमारे और हैं, एक जिसे हम उप सारणिक कहते हैं, माइनर्स कहा जाता है, और दूसरा है जिसे हम सहखंड या कोफैक्टर्स कहते हैं। माइनर्स को हम कैपिटल MIJ से प्रदर्शित करते हैं और सहखंड को हम कैपिटल AIJ, यह MIJ और यह AIJ से प्रदर्शित करते हैं। यह उप सारणिक हो या सहखंड हो, यह किसी अवयव का निकाला जाता है। मान लीजिए स्मॉल AIJ कोई अवयव है तो उसका उप सारणिक होगा कैपिटल में MIJ और इसका सहखंड होगा कैपिटल में AIJ। जब हम किसी सारणिक के किसी अवयव का माइनर्स निकालते हैं तो माइनर्स में उस अवयव से जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं। पंक्ति और स्तंभ को हम लोग छोड़ देते हैं, तो जब छोड़ेंगे तो यह जो नया सारणिक बनेगा वह पुराने सारणिक से क्रम में छोटा हो जाएगा। छोटा है तो इसलिए हम उप सारणिक इसे कहते हैं। दिए गए सारणिक का यह उप सारणिक है, अर्थात इस अवयव का यह उप सारणिक हो गया। सहखंड क्या होता है, हम जानते हैं कि यह सारणिक जब हम किसी भी अवयव का सारणिक निकालते हैं, ठीक है, सारणिक निकालने के बाद उप सारणिक निकालने के बाद किसी अवयव का, उसमें
उस अवयव के स्थान के चिन्ह से हम जब गुणा कर देते हैं, चिन्ह भी औपसारणिक में बस हम उसके चिन्ह का गुणा कर देते हैं, अवयव के स्थान के चिन्ह का, तो इसे हम कहते हैं कि वह उस अवयव का सहखंड हो गया। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या। जैसे ये है 2 3 5 6 0 -4 1 5 और 7। इसमें कोई अवयव है, हम मान लेते हैं कि यही A13 बराबर 5 की उपसारणिक क्या होगी। उपसारणिक को हम M13 से लिखेंगे और 13 अर्थात A13 बिंदु यह है। इस बिंदु से जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को जब हम छोड़ेंगे तो बचेगा एक सारणिक 6 0 1 और 5। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो उप सारणिक है वह दो क्रम की हो गई, जबकि मूल सारणिक हमारी 3x3 क्रम की है। इसीलिए चूंकि इसका सारणिक का क्रम कम हो जाता है, इसे हम उप सारणिक कहते हैं। यह हो गया M13 का मान हो गया 6105। इसको चाहे तो हम हल करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यह 30 - 0 अर्थात इसका मान हो जाएगा 30। इसी तरह से यदि इस बिंदु का हमें सहखंड निकालना है, सहखंड यदि हमें ज्ञात करना है, तो इसे हम कैपिटल में 1 3 से डिनोट करेंगे। हमने कहा है कि MI3 में ही हम चिन्ह का गुणा कर देते हैं। चिन्ह के लिए हमने कहा था कि -1 पर यह दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात 1 + 3 लिख दें और उसके बाद M13 लिख दें। अर्थात -1 पर यह 4 घात हो जाएगा और M13 इससे जाने वाले पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे तो 6 0 1 5 हो जाएगा। इसका चिन्ह होता है प्लस, तो हम प्लस से इसमें गुणा कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो यह आ जाएगा प्लस में 30। ठीक है। किसी भी अवयव का हम सहखंड और उसका उपसारणिक का मान निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लें, दूसरा एग्जांपल। ये तो पहला हो गया, या दूसरा हो गया। और दूसरा हमारा एग्जांपल ये कह रहा है कि 2 4 -3 और 5 के सभी अवयवों का हमें उपसारणिक लेना है, उपसारणिक निकालनी है तथा हमें सहखंड भी निकालना है। ठीक है। अवयव 4 हैं तो 4 हमारे M11 M12 M21 और M22 4 हमारे उपसारणिक होंगे। पहला अवयव है 1 1 का मतलब 2, पहला अवयव 2 है, इससे जाने पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे यह बच जाएगा 5, अर्थात पहले अवयव का उपसारणिक मान 5 हो गया। दूसरे अवयव का देखें, इससे जाने वाले पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो बचेगा 4, दूसरे अवयव का उपसारणिक मान 4 आ गया। तीसरे अवयव का देखें, इस 4 का देखेंगे पंक्ति स्तंभ जाने वाले छोड़ देंगे तो बचेगा -3, यह हो गया -3। और इस 5 का यदि हम निकाले उपसारणिक तो इसका मान हो जाएगा 2। अतः हमने निकाल दिया इन चारों का उपसारणिक मान हमने निकाल दिया। अब यह क्या हमने निकाला, उपसारणिक हमने मान निकाला सभी अवयवों का। अब हम सहखंड निकाल रहे हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं। इसे हम कैपिटल में प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल में 1 2 होगा, कैपिटल में 2 1 होगा और कैपिटल में 2 2 होगा। हमने कहा था कि कोफैक्टर्स माइनस में ही केवल चिन्ह का गुणा करके हम निकाल दें। यहाँ जोड़ेंगे तो यह 1 और 1 2 हो जाएगा, तो इसका चिन्ह हो गया प्लस, +5 हम लिख दें। इसको जोड़ेंगे 1 और 3 माइनस हुआ 3, -1 पर 3 घात करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4। यहाँ जोड़ेंगे तो यह फिर माइनस होगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ जोड़ेंगे तो प्लस होगा तो यह हो जाएगा 2। यह हमने कोफैक्टर्स और सारणिक निकालना हमने सीख लिया कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन में सारणिक और कोफैक्टर को निकालते हैं।
किसी अवयव का हम सखंडज निकालना सीखेंगे, अर्थात अवयव का सखंडज को हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, सखंडज अवयव कहते हैं। अभी हम लोगों ने सारणी का सखंड निकालना सीखा था। यदि कोई अवयव दिया हुआ है a बराबर aij, जब हम स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं तो यह अवयव हमारा हो जाता है। किसी अवयव को हम क्या करें, अवयव को हम लोगों ने सारणी के रूप में लिख दिया, तो अब ये सारणिक हो गया। अब सारणिक के प्रत्येक अवयव का हम सखंड निकाल दें, सखंड निकाल दें सारणी के प्रत्येक अवयव का। और सखंड को हम फिर अवयव के रूप में लिख दें। अवयव का मतलब जितने सखंड आए हैं उनको प्लेस के अनुसार उनको हमने अवयव के रूप में लिख दिया। और फिर इस अवयव का हमने परिवर्त कर दिया। यह जो परिवर्त हम करेंगे तो जो अवयव प्राप्त होगा वह दिए गए अवयव का सहखंडज अवयव कहलाता है। इसे हम, चूँकि हमारा दिया हुआ मैट्रिक्स ए है तो इसको हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए या सहखंडज अवयव। ये हमारा तरीका होता है। एक छोटा सा एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं कि a बराबर 1 2 3 4 है तो इसका एडजॉइंट ऑफ a निकालना है या इसका सहखंडज अवयव निकालना है। तो पहले यदि हम इसको सारणी के रूप में लिख दें 1 2 3 4, अब 1 का माने स्मॉल 1 1 1 1 1 हो गया। अब इनका हम सहखंड निकाल रहे हैं, सहखंड निकालेंगे। सहखंड हमारा a11 होगा, a12 होगा, a13 होगा, a14 होगा। सहखंड हमने कहा था इस अवयव का सहखंड निकालने के लिए इससे जाने वाले पंक्ति स्तंभ छोड़ दें, 4 हुआ। और यहाँ इसको जोड़ेंगे, चिन्ह भी लिखेंगे ना गुणा के साथ, इसको जोड़ेंगे तो पॉजिटिव होगा तो यह पॉजिटिव मान आ गया। यहाँ यदि 2 का निकालें तो इसका मान आ जाएगा 3, और यहाँ पर चिन्ह होता है निगेटिव तो यह माइनस हो जाएगा। 3 का हो जाएगा 2, उसका चिन्ह हो गया निगेटिव, और 4 का हो जाएगा 1, इसका चिन्ह हो गया पॉजिटिव। देख रहे हैं कि इसका यदि 2 क्रम का हमारा अवयव है, सारणिक है, तो इसका सहखंड ये होगा, इसका सहखंड ये होगा, इसका सहखंड ये निगेटिव में होगा, इसका सहखंड ये निगेटिव में होगा। अब सहखंड हमने निकाल दिया तो हम इसको अवयव के रूप में लिख देंगे। जब इसको हम अवयव के रूप में लिख देंगे तो उसको कहते हैं सहखंडों से बना अवयव। हमने सहखंडों से बना अवयव लिख दिया। प्लेस के अनुसार पर यहाँ का 4 था तो यहाँ लिख दिया हमने 4, यहाँ का आया है -3 तो हमने लिख दिया -3, यहाँ का सहखंड -2 है तो -2, यहाँ का सहखंड 1 है तो हमने लिख दिया 1। यह हो गया सहखंडों से बना अवयव, हमने लिख दिया 4 -3 -2 और 1। ठीक है। अब जब हमने अवयव लिख दिया तो इसका परिवर्त करेंगे। परिवर्त का मतलब क्या हुआ कि पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में लिखें तो 4 -3 -2 और 1, यह जो मैट्रिक्स आया यही दिए गए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, अर्थात यही दिए गए मैट्रिक्स का सहखंडज अवयव हो गया। सहखंडज अवयव होता है। सहखंडज पर 1-2 हमारे थ्योरम्स हैं, हम उनको भी देख लेते हैं कि कैसे उन थ्योरम्स को हम सिद्ध करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। एक प्रमेय है कि ए यदि n क्रॉस n का अवयव है, n क्रॉस n क्रम का अवयव है, तो उस अवयव में उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करें, या पहले एडजॉइंट लें उसमें हम उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। इन दोनों का जो मान है ए के सारणिक मान में आई के गुणनफल के बराबर आता है, अर्थात ए का जो सारणिक मान होगा उसमें आई मैट्रिक्स का हम गुणा कर देते हैं, इतने के मान के बराबर हमें ये मिल जाता है।
यदि हम इसको सिद्ध करने के लिए ए को हम मान लें कोई अवयव, हमने मान लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 हमने मान लिया। अब इसका सहखंड से निर्मित अवयव निकाल के उसका परिवर्त करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। सहखंड से निर्मित अवयव को स्मॉल की जगह पर कैपिटल ए से प्रदर्शित कर देंगे तो यह कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13। इसको हम घुमाएंगे, परिवर्त करेंगे तो यह ऐसे आ जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यह हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का मान। ठीक है। अब एक हमारा चलो जान रहे हैं, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा। एक अवयव है और उसका चिन्ह इसमें आ जाएगा और चिन्ह के बाद जो छोड़ा जाता है पंक्ति स्तंभ उसकी वैल्यू ये आएगी। तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ जब हम गुणा करके जोड़ेंगे अर्थात A11 A11, A12 A12 और A13 कैपिटल A13 अवयव में उसके सहखंड से हम गुणा कर देते हैं, अवयव में सहखंड से गुणा कर देते हैं, अवयव में सहखंड से गुणा कर देते हैं। या किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयवों को उसके सहखंड में गुणा कर देंगे तो यह दिए गए अवयव के सारणिक मान के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे इन दोनों के गुणनफल करते समय। हमने ए में एडजॉइंट ऑफ ए का हम गुणा कर रहे हैं। यह हमारा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इसमें हम गुणा कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए का, मतलब कैपिटल में A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। जब हम गुणा करेंगे तो इसका इसके साथ गुणा होगा। ठीक है, इसका इसके साथ गुणा होगा, वह आ जाएगा सारणिक ए के मान के बराबर। किसी अन्य अवयव का किसी अन्य को फैक्टर के साथ जब गुणा करते हैं तो उसका मान गुणनफल के बाद योग करेंगे तो उसका मान 0 आ जाएगा। इसका इसके साथ गुणा करेंगे प्लस इसका इसके साथ गुणा करेंगे, ये इसके साथ, तो यह दूसरे के साथ जब को फैक्टर अवयवों का गुणा होता है तो उसका योग करेंगे किसी पंक्ति या स्तंभ के अलांग तो उसका मान 0 हो जाता है। तो यह जब हम इसको गुणा कर देते हैं तो यह इस तरह से हमारा गुणनफल प्राप्त हो जाता है। अब यह अवयव है, अवयव में कोई भी चीज़ यदि कॉमन लेनी है तो सब में वो होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि सारणिक ए का जो मान है इन तीनों में है और 0 में भी वो शामिल है। तो इसको हम सारणिक ए के मान को कॉमन ले लें, बचेगा हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यही हमारा आई है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं सारणिक ए इंटू आई के यह बड़ा मान के बराबर हो गया। और इसी को हम विपरीत लेकर के भी दिखा सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए में ए का गुणा करेंगे तो अभी सारणिक मान इंटू आई के बराबर होगा। तो यह हमने पहला थ्योरम सिद्ध कर दिया है। ठीक है, एक दूसरा थ्योरम ले लेते हैं कि यदि ए 3x3 क्रम का अवयव है तो उसके एडजॉइंट ए का जो मान सारणिक मान होगा वह ए के सारणिक मान के स्क्वायर के बराबर होगा। हमने पीछे देखा था कि जब हम एडजॉइंट ऑफ ए में एडजॉइंट ऑफ ए में ए का गुणा किए थे तो यह मान सारणिक ए इंटू आई के मान के बराबर आया था। या इसी को हमने ऐसे भी लिखा हुआ था कि सारणिक ए 0 0 0 सारणिक ए 0 0 0 सारणिक ए, यह अवयव था। हम इसको, चूँकि यह अवयव है, इसको हम सारणिक के रूप में बदलना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
ए सारणिक मान हो गया। तो यह अवयव हमारा जो बड़ा स्क्वायर लिखे थे उसकी जगह पे हम 2 खड़ी लाइन लिख करके इसको भी हम सारणिक में बदल दिए। यह हो गया हमारा ये, ठीक है। अब ये सारणिक हो गया। सारणिक में हमने कहा था किसी पंक्ति में भी कोई कॉमन मिल रहा है तो उसे हम बाहर ले सकते हैं। यह हो गया। इस पंक्ति से भी एक बाहर लेंगे तो 2 घात होगा, इस पंक्ति से बाहर लेंगे 3 घात होगा। हम बचा हमारा अंदर ये, इसका मान हमारा 1 आ जाता है। तो इस पूरे का मान हमारा ये बचेगा। इसको यदि हम सारणिक मान दोनों पर ऑपरेट कर दें तो यह होगा एडजॉइंट ऑफ ए के साथ सारणिक और दूसरा ए के साथ सारणिक। यहाँ से 1 घात कम होगा तो हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक मान ए के सारणिक मान के वर्ग के बराबर होता है। इसको यदि हम जनरलाइज कर दें, जनरलाइज करने का मतलब है कि यदि a को हम n क्रॉस n घात का लें, 3 का था तो सारणिक मान पर 1 घात कम आया था। इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ a का जो सारणिक मान होगा वह a के सारणिक मान के n-1 घात के बराबर होगा। ये हमने एक एडजॉइंट a के सारणिक मान का मान निकालना हमने सीखा है। कैसे हम सारणिक मान निकालते हैं। 2 और अवयवों को हम लोग देख लेते हैं। एक को हम कहते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव जिसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और एक होता है व्युत्क्रमणीय अवयव जिसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें ए लगा है और उसमें नान नहीं लगा है, बिना नान वाला ही बिना अ वाला है। माने सिंगुलर को हम अव्युत्क्रमणीय कहेंगे और नॉन सिंगुलर को हम व्युत्क्रमणीय अवयव कहेंगे। इसकी परिभाषा होती है कि यदि कोई वर्ग अवयव हमारा दिया हुआ है, वर्ग अवयव को ही हम सारणिक में बदल सकते हैं। यह यदि इसके सारणिक मान 0 के बराबर हो गया तो इस वर्ग अवयव a को हम अव्युत्क्रमणीय अवयव कहेंगे, अर्थात जिसका हम व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। कब? जब हमारा अवयव का सारणिक मान 0 के बराबर मिल जाता है तब। और यदि इसी वर्ग अवयव के सारणिक मान 0 के बराबर नहीं है तब हम इस a को व्युत्क्रमणीय कहेंगे, अर्थात व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। तो किसी अवयव का व्युत्क्रम कब निकाला जा सकता है? जब उसके सारणिक मान 0 के बराबर न हो। जब किसी अवयव के सारणिक मान 0 के बराबर नहीं होता है तो उसको हम व्युत्क्रमणीय अवयव हम कहते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया a बराबर 2 4 4 8 और दूसरा b बराबर 3 5 1 2। देखें इस सारणिक मान निकालें a का 2 4 4 8, यह हो जाएगा 4 दूना 16 -16 बराबर 0। चूँकि सारणिक मान 0 हो गया तो a जो हमारा अवयव दिया हुआ है यह अव्युत्क्रमणीय या सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। इस b के सारणिक मान को देखें 3 5 1 2, इसका मतलब 6 - 5 बराबर 1 आ गया। यह 0 के बराबर नहीं है, इसलिए जो अवयव दिया हुआ है उसे हम व्युत्क्रमणीय अवयव कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे।